हर काम हम सुख के लिए कर रहे थे। घर आए थे तो सुख के लिए, वहां भी सुख नहीं मिला। दुकान पे पहुंचे सुख के लिए, वहां भी सुख नहीं मिला। तो ऐसा क्या कारण है कि काम तो हम कर रहे हैं सुख के लिए और वो मान भी रहे हैं कि उससे सुखी होंगे, फिर भी सुख नहीं हो रहा है। आलोक जी, कहीं ना कहीं हमें कुछ कमी लग रही है वहाँ पे, कि मतलब हम सुख के लिए कर रहे थे, जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला। जैसे हमने सोचा दुकान जाके हम सुखी हो जाएंगे, तो दुकान जाके हमें कहीं ना कहीं वो सुख नहीं मिला जो हम चाहते थे। तो इसलिए हम दूसरा काम कर रहे हैं उसके लिए। बिल्कुल ऐसा करते हैं। अच्छा, अब मैं पूछूं आपसे कि एक जिस सुख की हम बात कर रहे हैं, रियल सुख की, अगर सुख, जो सुख हम चाहिए हमें, हम लगे रहते हैं, वो सुखी हम हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरीके से? ये पर नहीं, जो रियल सुख तो हम कैसे देखा नहीं, तो हम कैसे कहें कि ये रियल सुख है? हम तो दिन भर लगे हैं ना, दुकान से घर से दुकान, फिर भी हमारे साथ अब ये तो छोड़ो, हम जब बैठते हैं ना, बैठते हैं तो 5 मिनट एक आसन से नहीं बैठ पाते। होता ही नहीं होता है। कहीं ना कहीं करवट लेना, पैर इधर से उधर करना, ये सारी चीजें हमारे साथ होती ही नहीं होती। आलोक जी, होती हैं। तो फिर क्या वजह है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम एक आसन से नहीं बैठते। हमारे जैसे एक कंधे पे वजन रखा है, हमने सुखी होने के लिए दूसरे कंधे पे रख लिए, ठीक है? तो ऐसा क्यों हुआ? और फिर दूसरे कंधे पे सुखी हो गए थे ना हम, दूसरे कंधे पे रख के, फिर थोड़ी देर में फिर हमने पहले कंधे पे रख लिया। फिर क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? आराम, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा उसका। तो मतलब ऐसा करने से सुखी नहीं हुए ना। हाँ, नहीं तो माथे का बोझ कंधे पे लाया है, बोझ तो मतलब वो सुख जिस हमें लगा वो सुख, हम उसको सुख कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? परमानेंट सुख नहीं कह सकते। परमानेंट सुख नहीं कह सकते। आलोक जी, हाँ, परमानेंट नहीं कह सकते हैं, थोड़े समय के लिए तो होता ही है वो सुख। थोड़े समय के लिए वो होता है। तो थोड़े समय के लिए वो सुख हमें लगता है। उसके लिए जैसे हम समझें, आपको बुखार आता है, बुखार आता है, तो बुखार आया 108 डिग्री टेम्परेचर या 104 डिग्री टेम्परेचर, 108 डिग्री टेम्परेचर था। अच्छा, कोई हमसे पूछे कि तबीयत खराब, कोई पूछे तबीयत कैसी, तो हम यही कहेंगे कि तबीयत खराब है। लेकिन बाद में वो 108 डिग्री से 104 डिग्री पे पहुंच जाए और फिर मैं आगे पूछूंगा भाई साहब आपकी तबीयत कैसी है, तो क्या कहोगे आप? अभी तो खराब ही है, अभी पूरी सही नहीं हुई, ऐसा बोलते हैं। ये कहेंगे ना, अभी तो आराम है, पहले से आराम है, पूरी सही। मुक्तेश जी, क्या कहेंगे आप? पहले से ठीक लग रहा है। पहले से ठीक लग रहा है। अभी भी वैसा भी 104 डिग्री बुखार है, सही नहीं हुई पूरी तरीके से सही हो गया आलोक जी? नहीं, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे? थोड़ा बहुत आराम आराम है। तो ऐसे ही वो इस कंधे से बोली थी ना, वहां से इस कंधे से यहाँ पर आई, तो इसकी वजह से क्या हुआ? आराम मानते हैं, हाँ बाकी वजन तो वही का वही रहा ना। हाँ, वजन पूरी का वही रहा। मतलब पूरी तरीके से हम सुखी हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। मुक्तेश जी, नीलम जी, वैसा हाँ, नहीं मानना, पूरी तरीके से पूरा कैसे मानना? बराबर। तो वास्तविकता में वो जिसको अभी हम समझ रहे थे कि हम सुखी हो गए, हम चाहे दुकान जाने से सुखी मान रहे थे, चाहे घर पे आने से सुखी मान रहे थे, या कमाने धमाने से सुखी मान रहे थे, या आसन बदलने से सुखी मान रहे थे, वो हम मान रहे थे। हम जो कह रहे हैं ना, केवल मान रहे थे, हमारे वर्ड भी आए मान रहे थे, लेकिन वैसा है या नहीं है? मुक्तेश भैया, नहीं है। तो वास्तविकता में रियल सुख है क्या है? क्या डेफिनेशन हो सकती है रियल सुख की? आलोक भैया, रियल सुख ऐसा होना चाहिए जिसके लिए अपन को कभी चेंज ना करना पड़े। मतलब वह कार्य हम लगातार भी करें तो भी हमें अच्छा ही अच्छा लगे, मतलब हम कभी भी उसको बदलना ना चाहें। मुक्तेश जी, हाँ, कह सकते हैं कि जो अच्छा लगता रहे और मन ना भरे। नीलम जी, हाँ, उसमें कभी उकताहट ना हो, वहाँ से हटने की कोई इच्छा ना हो और हमेशा बना रहे उसको। बस वही माने कि जिसमें दुख नहीं रहे, ये माने जब, क्योंकि वहाँ यहाँ पर कंधा का यहाँ तो दुख लगा, दुख का नाम ही खत्म हो जाए, उसका नाम सुख, ये बोल सकते हैं।
इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सुख की बात आई, आप सभी ने जो स्टेटमेंट दिया वहां से आता है, जो सुख की हम बात कर रहे हैं ना, जो हमारा लक्ष्य, जो हमारा गोल है, वो कहीं ना कहीं परमानेंसी को लेके आता है, वो कहीं ना कहीं परमानेंट होता है। एक बात आई, कहीं ना कहीं ऐसा होता है वो कभी खत्म ना हो। ठीक है, एक चीज तो क्या हुई, जैसे वो सुख कैसा होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट होना चाहिए। दूसरा कि उससे कभी हमारे को जैसे मन ना भरे, मतलब कोई बोरियत ना हो हमारा। जो हम ऐसा करते ना कि जैसे दुकान से मन भर गया तो घर पे आ गए, बाहर घूमने गए थे, ट्रिप पे जाते हो आप मुफ्ती भैया, कहीं ट्रिप पे घूमने जाते हो, जाते हैं कितने दिन के लिए, ज़रा एक हफ्ता। एक हफ्ते बाद क्या करते हो, वापस से जाते हैं। घूमने तो मजा आ रहा था ना, फिर क्यों वापस आ जाते हो। और फिर आना पड़ता है घर पे, क्या करें। हाँ, मतलब वहां पे वो परमानेंट सुख वहां पे हमें नहीं मिला। ठीक है, इसी वजह से तो वापस लौटे, क्योंकि वो फिर घर वालों की याद आने लगती है, काम धंधा छूटने लगता है, पढ़ाई लिखाई छूटने लगती है। जब ये सारी चीजें चलती है ना, तो अपने आप मन करता है कि चलो घर पे वापस। बराबर वो परमानेंट सुख वो हमें वहां पे नहीं मिल पाता है। वो ऐसा थोड़ा बहुत लगता है कि जो इतने काम की वजह से इतना लंबा गैप वो हो गया था, माइंड थोड़ा डाइवर्ट करके, थोड़ा फ्रेश करके थोड़ी देर के लिए चले जाओ, लेकिन परमानेंट सुख वहां पे भी अभी नहीं मिल रहा है। ऐसा भी हमारे साथ में होता है। तो परमानेंट सुख तो हमारा परमानेंट होना चाहिए, उससे कभी बोरियत हमें नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही हमें होना चाहिए। अरे ऐसे सुख के लिए आप क्या करोगे, आलू परमानेंट हो जिससे हमें कभी बोरियत ना हो। अब अभी तक तो जो करते थे वही करते हैं, मतलब परमानेंट के लिए तो आप बताएंगे क्या करना है। मुफ्तीज भी है, परमानेंट सुख के लिए क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं अभी कुछ ना कुछ करके परमानेंट सुख। क्या करें आप बताएं। परमानेंट सुख के लिए ऐसा देखा जाता है कि लोग धर्म करते हैं, उससे सुखी हो जाते हैं, तो कुछ धर्म करेंगे, कुछ इससे सुखी हो जाएंगे। बस तो परमानेंट सुख के लिए परमानेंट सुख बना रहे, कभी कहा ना दुख रहे ही नहीं, उसके लिए अपन नाना प्रकार के जो धर्म क्रिया है, स्वाध्याय है, विधान है, प्रवचन है, तीर्थ यात्रा है, वो काम करें। ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि दुनियादारी के तो हम जो कार्य कर रहे हैं उससे तो हमें वो जो रियल सुख है, वो रियल सुख हमें मिल ही नहीं रहा है। वो तो जो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है ना, वो हमें लगता है कि हमें सुख है, उसको हम सुख कह सकते हैं आलोक जी, जो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है? नहीं, उसे सुख नहीं कह सकते। वो हमें सुख लगता है, मतलब एक तरीके से इमेजिन सुख की इमेजिनेशन है। ठीक है, रियल सुख वहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये चीज हमारे सामने निकल के आती है। तो रियल सुख के लिए हमें जैसे बात आई अभी, नीलम जी ने भी कहा, वैसा ने भी कहा कि कहीं ना कोई धर्म कार्य करना चाहिए, धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, सही लगता है मुझे, मैं भी करता हूँ। तो मतलब सुखी होने के लिए वो चीज़ें करते हैं कि मंदिर जाते हैं, थोड़ी सी शांति मिल जाती है। तो और जैसे स्वाध्याय करते हैं तो उससे भी शांति मिलती है। तो ये सब क्रियाएं मेरे हिसाब से सही है, करनी चाहिए। उपदेश भी है, करते तो हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मंदिर में फिर मन नहीं लगता ना, ज़्यादा देर तो कहाँ लगता है मन। मंदिर जाओ, उसके बाद फिर भूख लगने लगती है तो वापस आना पड़ता है वहाँ पे भी घर। बराबर। ये चीज भी मुक्तेश भैया ने कही। आपने जैसे कहा धार्मिक क्रिया कर, तो आप धर्म कार्य में क्या क्या करते हैं? धर्म कार्य में मंदिर जाना, पूजन करना, भक्ति करना, थोड़ा बहुत स्वाध्याय करना, और एक आसन आदि व्रत आदि करना, ये भी धर्म क्रिया है, तो ये भी करते हैं। ऐसा मैं तो आपको बताया परिचय में कि मैं धर्म के नाम पर गांव में विधान आदि कराता हूँ, लोगों को खुश किस्म में विधान आदि के माध्यम धर्म में जोड़ता हूँ, सबको संयम के लिए प्रेरित करता हूँ, संयम जीवन जीते हैं, उससे अच्छा लगता है, शांति मिलती है। जब आप विधान कराते हैं तो विधान आप लगभग ज़्यादा सुबह के टाइम पे विधान आपका होता सुबह कभी दोपहर जैसे दिन में ही होता होगा। तो विधान आपका लगभग कितने घंटे चलता होगा?
विधान आदि तो कभी दोपहर में 4 घंटा, सिद्ध चक्र हो तो 5 घंटा, हाँ। कल्पद्रुम आदि बड़े बड़े हो तो 6 घंटा भी खींचते हैं। तो इतने लंबे विधान होते हैं, पूजन होती हैं, भक्तियाँ होती हैं, मंदिर के कार्य होते हैं, इनमें भी वो परमानेंट वाला सुख मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है हमें? नहीं मिलता परमानेंट सुख वहाँ भी नहीं चलो मिलता। 6 घंटे हम मान लो, 6 घंटे कल्पद्रुम विधान चल रहा है, उसमें 6 घंटे हम बैठ भी लिए, बैठ गए। अब कई हमें तो लगता है कि चलो कल्पद्रुम विधान में मजा आएगा, लेकिन वहाँ बैठे हुए लोगों से पूछना 2 घंटे बाद जो हालत उन लोगों की होती है, वैसा आप तो चेहरे देखते होंगे वहाँ पे लोगों तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी, हाँ। नाम के धर्म खूब कराते हैं। लोग तो- कहते हैं ना कि पंडित जी आपने तो 12 बजा दिए। दोनों और 12 बजा दी मुझे। तो ऐसी चीजें होती है ना, 12 बज जाते हैं ना, चेहरे के भी और टाइम के भी, दोपहर के भी, पूजन करते करते, तो करते करते ऐसा होने लगता है। हाँ वैसा बताइए। जैसे भाई साहब ने बोला कि खींचते हैं, वो किसने पता खींचते हैं जबरदस्ती इतना लंबा, हाँ। लोगों को बिठा के रखने के लिए। धर्म कराना पड़ता है ना। तो मतलब वो धर्म करने, अच्छा आप करा रहे हो, वो कर रहे हैं, अच्छा उससे वो सुखी हो गए परमानेंटली? बोलते तो है आज की आनंद की जय। बोलने की बात नहीं है, बात है कि फील क्या कर रहे हैं वो। कुछ फील हुआ होगा तो ही बोलते होंगे कि पानी पिया अच्छा। हो तो प्यास बुझी होगी ना उसकी। एक बार आप उनसे बात करना। अच्छा। आप, अच्छा आपको कैसे कैसे लगता है, आप 6 घंटे विधान कराते हो, उसके बाद में थकावट लगती है थोड़ी, हाँ। फिर एक अगर भक्ति कर लेते हैं अच्छे से तो फिर मजा आ जाता है। हाँ। तो परमानेंट वाला सुख 6 घंटे जब विधान कराने के बाद थकावट हुई, तो थकावट के बाद में क्या तकलीफ होती है कि मजा आता है थकावट में? तकलीफ होगी ना। तो परमानेंट सुख वहाँ पे भी मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। मतलब धर्म कार्य करने पे भी हमें लगता है कि हमें सुखी होगा हम होंगे, तो वो भी हमारे साथ में नहीं हो रहा है। आप केवल पूजा विधान की बात मत करो, आप व्रत उपवास की बात करो। व्रत उपवास में भी हम दिन भर भोजन नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, फिर क्या होता है ऐसी कंडीशन में मुक्तेश जी? भूख लगती है, पेट दुखता है कभी कभी, पेट दुखने लगता है, भूख लगने लगती है, ऐसा भी हमारे साथ में होता है कि नहीं होता है? हाँ जैसे एक दिन नहीं करेंगे, एक दिन एकादशी करेंगे तो दूसरे दिन सुबह से फिर ऐसा लगता है कि कुछ हाँ, डालना चाहिए पेट में। पेट में जाना चाहिए। अच्छा आलोक जी, आता है उपवास करने में मजा? हाँ आता है। तो कितने दिन कर सकते हो? अब ऐसा तो नहीं, अब एक दिन छोड़ एक दिन ऐसे कर सकते हैं। एक दिन छोड़ के लगातार। लगातार नहीं कर सकते। मतलब जो हम परमानेंट सुख की बात कर रहे हैं, वो धर्म क्रियाएं हम कर रहे हैं, और करने के बाद में हम चाह रहे हैं कि वो सुख हमें मिल जाए, लेकिन वो सुख अभी भी हमारे साथ में नहीं मिल पा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? वो सुख, जो परमानेंट सुख की हम जो खोज कर रहे हैं ना, जिसके प्राप्ति के लिए हम लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, वो अभी भी हमारे पास नहीं मिल पा रहा है। हम धार्मिक क्रियाएं भी बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? तीर्थ वंदना कर रहे हैं हर महीने कहीं ना कहीं, हर 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। आप में से हर कोई जाता ही होगा तीर्थ वंदना के लिए। सब में शिखर की इतनी वंदनाएं कर ली, गिरनारगिरी की पर इतनी वंदनाएं कर ली, कितने सिद्ध क्षेत्रों की, कितने अतिशय क्षेत्रों की, हर जगह जाके वंदना करके आया। कितने व्रत उपवास कर लिए, हर अष्टमी चौदस का उपवास होता है, हर डेली 2 टाइम स्वाध्याय में जाते हैं। स्वाध्याय में जाते हैं तो वहाँ प्रवचन चल रहे हैं, 8 से 9 प्रवचन चले, और 9 बजे चलते ही जैसे सुई आई, फिर क्या लगने लगता है? सुनने में मन लगता है कि घर का ध्यान आता है। क्यों? वहाँ पे अगर सुख होता, मिल रहा होता हमें वहाँ पे, तो घर का याद आती वैसे नहीं। क्यों? वहाँ पे वो परमानेंट सुख हमें नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? आलू भैया आपको क्या लगता है? उसमें मतलब 2 ही चीजें हो सकती हैं कि या तो वो प्रवचन हम जो सुन रहे हैं या तो वो ही गलत है, या फिर जो जैसा हमें समझना चाहिए एक तरह से उसको हम वैसा समझ नहीं रहे हैं, या फिर कहें उसको वैसा ही कर नहीं रहे हैं उस कार्य को। मुक्तेश जी। यहाँ पे वो याद आ रहा है, जैसे पीके में था ना, ये तो रॉन्ग नंबर है, कुछ गड़बड़ है मतलब वहाँ पे।
धर्म करने में अपने समझने में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ लग रही है आपको? तो वही समझा नहीं है अपन ने सही धर्म। नीलम जी, मैं ऐसा लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं धर्म के नाम पे, लगता है वो काम गड़बड़ है कुछ, या तो काम गड़बड़ है या वो काम को करने का कोई जो एक अलग तरीका होना चाहिए, वो तरीका गलत हो सकता है। इसकी वजह से भी हमें सुख नहीं मिल रहा। भाई साहब, मैं ऐसा मानता हूँ जैसे हम व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, तो व्यापार करें और प्रॉफिट नहीं हो तो लग रहा है कहीं से कहीं व्यापार करने में गड़बड़ी कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर भी यही मानना कि हम धर्म तो कर रहे हैं पर धर्म के नाम पर वास्तविक कार्य नहीं हो रहा है, तो इसमें भी कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी होनी चाहिए। जैसे व्यापार में गड़बड़ी हो रही है तो यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है मुझे। बराबर। अगर हम देखें कोई ना कोई काम होता है, कोई काम में सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें आपको क्या लगती है? कोई भी काम करो आप, जैसे हम यहाँ सुखी होने का काम करने की कोशिश करते हैं, तो सुखी होने के काम में के लिए हर चीज़ में प्रयास करते हैं। चाहे बाहर दुनियादारी की बात करें, उससे हमें जो इमेजिनेशन वाला सुख मिल रहा है वो तो समझ में आया, धर्म से हमें समझ में आया, धर्म से हमें कहीं ना कहीं सच्चा सुख मिल सकता है, फिर भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी अगर हम वजह ढूंढें तो कोई ना कोई काम में केवल दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी हो सकती है मुक्तेश भैया? एक उसका जो सामग्री है वो, और जो प्रोसेस है, सही तरीके से सही चीज़ों से को सही प्रोसेस से अपन करेंगे तो सही चीज़ बनेगी। आलोक भैया, आपको क्या लगता है? हाँ, यही मुझे लगता है कि वह कार्य जो हम कर रहे हैं, पहले तो यही समझ होनी चाहिए कि जो कार्य कर रहे हैं ना वही सही हो, और फिर वह कार्य सही तरीके से हो। वो चीज़ दोनों यदि हो जाए तो वो कार्य सफल हो सकता है। नीलम जी, आप? या तो हम धर्म के नाम पे सुखी होने के लिए जो कर रहे हैं तो वो कार्य में कुछ गड़बड़ी है, या फिर जो कार्य करने का जो तरीका होना चाहिए वो तरीके में कुछ गड़बड़ी है। भाई साहब? मैं तो यही मानता हूँ कि दुकान में माल तो खूब भरा हुआ अच्छा मेरा, सब अच्छे अच्छे कंपनी के भरे, पर उसको माल बेचने का मेरा तरीका सही नहीं हो, मेरे बोलने का लोगों के प्रति रुझान सही नहीं हो, इसलिए मेरी कहीं न कहीं प्रोसेस शायद गलत हो सकती है, इसके कारण से मेरा व्यापार इसका धर्म के नाम पर भी यही मान सकते हैं कि सही डायरेक्शन मुझे इस प्रकार का नहीं मिला जिससे मुझे धर्म नहीं हो रहा है। जैसे हम बात करें कोई भी काम करते हैं, जैसे नीलम जी, आप सबसे अच्छा क्या बनाते हो भोजन में? मैं जो चीज़ें लगभग बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट बना लोग तो कुछ ना कुछ घर वाले तो कहते होंगे कि ये आपका हाथ का बहुत अच्छा लगता है, ये बिस्किट है तो बिस्किट बढ़िया बना लेते हैं। अच्छा, बिस्किट आप बढ़िया बना लेते हो। तो अब बिस्किट बनाने की अगर आप हम लोगों को विधि बताओ तो काफ़ी मज़ा आए कि हम लोग भी ऐसा अच्छा बिस्किट हम भी बना के खा सके। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है बिस्किट बनाने के लिए? उसके लिए शक्कर चाहिए, पिसी हुई, और आटा चाहिए, और घी चाहिए, या फिर मलाई ले लो और उसको बढ़िया फेंट के और बना लो। अच्छा, मतलब आपको ये जैसा आपने बताया कि आटा, घी, चीनी, मलाई और ये सारी चीज़ें, ये सब उसकी कुछ ना कुछ सामग्री होंगी बिस्किट बनाने के लिए, जो आपको मटेरियल चाहिए वो मटेरियल आपको। अच्छा, इनमें से कुछ चीज़ें गड़बड़ हों तो अब बिस्किट बन सकता है? चीनी ज़्यादा कर दो या कम कर दो तो वो टेस्टी नहीं बनेंगे, या घी कम ज़्यादा हो जाए तो भी बढ़िया नहीं बनेंगे, आटा ज़्यादा डाल दोगे तो भी नहीं बनेंगे, अधिक से जाए तो भी बढ़ जाएगा। उसको परफेक्ट चाहिए सारी चीज़ें। सारी चीज़ें परफेक्ट हो। अच्छा, कुछ चीज़ें निकाल दी जाए तो भी नहीं बनेंगे परफेक्ट, तो भी नहीं बनेंगे। इसका मतलब पूरी उसकी जो सामग्री है, जो भी मटेरियल है, वो एकदम परफेक्ट है। तो आप एग्री करते हो इस बात से? पक्का? अच्छा जी, ठीक है। मतलब इसका मटेरियल, अच्छा ये मटेरियल तो हम आपके पास रख दें, फिर उसके बाद क्या करना होगा? इन्हें जिस तरीके से बनाना है उसको पहले शक्कर और वो घी उसको फेंटो, फेंटने के बाद उसमें आटा डालो, और यदि वो सही नहीं बन रहा तो यदि आपको सोडा डालना तो सोडा डाल दो, या उसमें सिकने के लिए रख दो ओवन में, बन जाएंगे। मतलब ये सारी बहुत होगा, अच्छा हुआ आपने हम सबको इसकी प्रोसेस बता दी, हम लोग घर पे जाके ट्राई करेंगे।
सबके लिए एक चेतावनी, घर पे जाके ट्राई जरूर करें, लेकिन आपसे कोई गड़बड़ हो तो उसके जिम्मेदार हम नहीं, ठीक है। चलिए, तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी प्रोसेस की बात करें तो बिस्किट बनाने में एक तो मटेरियल भी चाहिए, उसकी प्रोसेस भी सही हो। अगर हम काम उल्टा करने के उसमें, जैसे आपने कहा आटा पहले जाएगा घी बाद में जाएगा, अगर हम घी पहले डाल दें और आटा नहीं डालें तो नहीं, आटा बाद में डालेंगे, पहले घी डालेंगे। अच्छा, पहले घी डालेंगे, सॉरी, अब पहले आटा डाल दें और बाद में घी डालें फिर तो पूरा बिगड़ जाएगा। पूरा बिगड़ जाएगा, मतलब पूरी प्रोसेस उसमें खराब हो जाएगी। कुछ भी गड़बड़ प्रोसेस में होगा तो मतलब कोई भी बिस्किट बनाने के लिए एक तो पूरा उसका मटेरियल चाहिए, प्लस उसकी प्रोसेस भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो बिस्किट बनेगा कि नहीं बनेगा। आलू जी, अच्छा, इनमें से कुछ भी गड़बड़ हो तो बिस्किट बनेगा नहीं बनेगा मुफ्तेश भैया, क्या बन जाएगा फिर? वो क्या बनेगा वो तो नहीं कह सकते, उसको नया नाम बिस्किट नहीं बनेगा। हाँ, नया नाम ढूंढना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना। तो देखने के बाद में आप ट्राई करना घर पे, तब बताते हैं अपन। चलो, तो अगर ये सारी चीज़ें, उसका मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए, उसकी प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें निकल के आनी चाहिए। तो ऐसे ही हम अगर सुखी हों, अगर हम सुखी होना चाहते हैं ना, जो परमानेंट वाला सुख हमें मिलना चाहिए, उसके लिए हमारे लिए क्या मटेरियल है और क्या प्रोसेस है, क्या लगता है आपको? क्या मटेरियल चाहिए सुखी होने के लिए हमको, और क्या प्रोसेस होनी चाहिए? मटेरियल तो जो हम करते हैं वही है कि मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, तीर्थ यात्रा करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कुल मिलाकर के एक है कि धर्म करते हैं। धर्म की जो जो भी क्रियाएं करते हैं वो सब सुखी होने के लिए ही करते हैं। और उनकी प्रोसेस जो है, तो जैसी शास्त्रों में हमें बताई गई है कि इस कार्य को इस तरीके से करना है, तो वो उनकी प्रोसेस है। बात करें सामग्री की, सामग्री तो कहीं ना कहीं हमारी सुखी होने के लिए जो चीज है, तो सामग्री क्या होनी चाहिए वैसे? सामग्री तो अपने पास वर्तमान में जैसे तो जो जिनवाणी आदि है वो तो है ही है, पर अब वो पढ़ते हुए भी अभी तक हम सुखी नहीं हुए, तो फिर हमारी सामग्री सही होते हुए भी अब काम सही नहीं हो रहा है, इसका क्या करें? वही, मतलब सामग्री तो हमारी, जो हमारी हम धार्मिक क्रियाएं कह रहे थे, धर्म कार्य कह रहे थे, वो हमारी सामग्री हो सकती है कि नहीं हो सकती मुफ्तेश भैया? आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? हो सकती है, हो सकती है। नीलम जी आप? हो सकती है। तो ये सारी सामग्री हमारी हो सकती हैं सुखी होने के लिए। तो ये धार्मिक क्रियाएं हमारी सामग्री हैं, तो अभी तक हम इसी को सामग्री समझ रहे थे, और यही वास्तविकता में सामग्री है। तो सामग्री के संबंध में तो अपनी कोई गड़बड़ नहीं, इसके संबंध में कोई अपनी गड़बड़ नहीं है। पर पंडित जी, इसमें शास्त्र आदि तो हैं, पर शरीर की आदि की अनुकूलता नहीं हो तो मतलब एक और बार, शरीर आदि भी, पंचेंद्रिय आदि भी सही, आँख पाक नहीं हो, तो वो भी तो सामग्री में गिना जाएगा। सामग्री में गिना जाएगा, वो भी गिना जाता है। आत्मिक क्रियाओं के लिए या समझने के लिए इंद्रियां नहीं हो, वो सारी चीजें आपने अच्छी बताई, उसके संबंध में भी अपन चर्चा करेंगे। गुरुजी, सामग्री तो सही, हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि जैसे मेमोरी राज है, प्रोसेस में गड़बड़ है। अरे क्या गड़बड़ हो सकती है मुफ्तेश जी, क्या लगता है? मतलब अपन जिस तरीके से कर रहे हैं, मतलब उस तरीके से नहीं, किसी और तरीके से करना है अपन को, ऐसा कुछ गलत तरीके से करते हैं अपन, या उसका अर्थ गलत निकालते हैं। क्या गलत तरीका हो सकता है? क्या गलत तरीका करते हैं अपन? गलत तरीका ऐसा हो सकता है भाई साहब की, जैसे पूजन बहुत अच्छे से खड़े होकर के करनी चाहिए, तो हो सकता है बैठ के करते हैं, ई भी ठाड़ो हो के हाँ, बैठ के करता है, ऐसी मतलब वो प्रक्रिया गलत होगी। तो ऐसे ही मतलब हर चीज में लग जाएगा कि स्वाध्याय बहुत अच्छे से शुद्ध वस्त्र में और बहुत अच्छे से ध्यान से तो अपना हो विनय गया ना पूर्वक गुरुजी, करनी वो चाहिए। तो यात्रा वाले में अपन थक के आ गए ना, ये तो हाँ। अब फिर वापस रिपीट हो रही है। वही बात है, आप बताइए, नहीं, आपको क्या लगता है वैसे सही प्रोसेस क्या होनी चाहिए? ये बात तो अपन हो गई कि पूजन आदि में थक गए, वो तो अपने सामग्री सही नहीं रही, वहां पर प्रोसेस भी सही नहीं रही, पर अब विशेष अपन जिसके सुख कहाँ से मिलता है पहले उसको देखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ सुख नहीं मिल रहा है, अब सुख कहाँ मिल रहा है वो उसको देखना, वो मूल सामग्री देखनी पड़ेगी ना अपन को शायद।
सामग्री की तो हमने जैसे भी बात की, सामग्री तो हमें धार्मिक क्रियाएं हमने बात की, धार्मिक क्रियाओं से मिलेगी वो सुख का हमें मिलेगा। हाँ। सामग्री यही है, लेकिन सामग्री के साथ में सही प्रोसेस क्या होनी चाहिए, प्रोसेस में हमारी क्या गड़बड़ हो रही है, हमें अभी निकाला ना, बात निकाली कि हमने प्रोसेस में हमारी गड़बड़ी है, प्रोसेस गलत हो रही है। तो क्या गलत प्रोसेस हो सकता है? तो ये कह रहे हैं कि खड़े होकर पूजन करने से हम सुखी हो जाएंगे। भाई हम बोलते तो ऐसा है कि यदि ठाड़ो होए कि वो बैठ के पूजन करते हैं तो हो सकता है प्रोसेस में ये गड़बड़ हो। आलोक जी तो बात कह रहे हैं खड़े होकर पूजन करेंगे हम सुखी हो जाएंगे। अच्छा सुखी, बस खड़े होके पूजन आपने किया मुफ्ती जी कभी? करी तो है। अच्छा सुखी हुए तो उस दिन की नहीं हुए थे? पैर और धोने लगे थे। हाँ वो 3-4 घंटे खड़े खड़े। तो आप लोग जी ये तो खड़े होके भी दुखी हुए थे? नहीं, हमने तो इसके लिए बताया कि जैसे आपने बोला कि क्या गलत हो सकता है, तो आपने कहा कि सामग्री तो आपकी सही है, तो आपकी प्रक्रिया में मतलब जो आपकी प्रोसेस है उसमें क्या गलत है। तो उसके लिए हमने बताया कि हो सकता है कि वो कार्य हमें मतलब अच्छे से खड़े होकर के करनी चाहिए थी, हो सकता है हम बैठ के कर रहे हैं। हाँ तो यही गलत है। तो वो बात तो सही है आपकी कि हो सकता है गड़बड़ हो, लेकिन वो गड़बड़ हमें जब नहीं लगती, क्योंकि जब मुक्तेश भैया कह रहे हैं कि वो खड़े होके भी पूजन कर रहे थे फिर भी सुखी नहीं हुए। वही और 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 4 घंटे की मेरे सामने की थी इन्होंने पूजन, फिर भी तो सुखी नहीं हुए। तो क्या वजह हो सकती है, क्या गड़बड़ और हो सकती है? कुर्सी पे बैठ जाए ना, खड़े रह कर बैठ के मध्य अवस्था। नीलम जी क्या गड़बड़ हो सकती है? या तो मतलब जो सामग्री है इसमें यदि ये सही है तो फिर इस सामग्री को मतलब क्या मैंने जो सुख प्राप्त करने की जो विधि है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, तरीका गलत है करने का। मतलब हम या तो खड़े होकर पूजन में धर्म मान रहे थे या बैठ के पूजन करने में धर्म मान रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इन सब के अलावा धर्म कुछ और होना चाहिए, सुखी होने का उपाय कुछ और होना चाहिए। बराबर। तो वास्तविकता में धर्म क्या, ये सारी क्रियाएं तो हैं, सामग्री तो है, लेकिन वास्तविकता में धर्म क्या है? धर्म किस चीज का नाम है मुक्तेश जी? धर्म पढ़ा तो यही कि धर्म वो है जो परम सुख को देने वाला हो, परम सुख को दे। हाँ। तो कहीं ना कहीं जैसे हम इस प्रोसेस में गड़बड़ कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारी सामग्री ठीक है, लेकिन हमारी कुछ ना कुछ समझ में गड़बड़ है ना, समझ में गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ हो सकती है समझ में? किस तरीके से हम निकालें कि हमारी समझ में क्या गड़बड़ है? मतलब ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कहने का इंटेंशन कुछ और, अपन ने कुछ और समझ लिया। अच्छा ये ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि हम पूजन करते भी हैं और बहुत भक्ति भाव से करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, और उससे चाहते क्या हैं आलोक जी? उससे पूजन वगैरह से उससे हमारी कोई इच्छा ही रहती है, मतलब कि हमारा कोई कार्य सिद्ध हो जाए, या फिर अभी उसको हमने समझ लिया कि वो जैसे सुख नहीं मिला वहाँ पे, तो फिर भी कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि भले ही वो क्षणिक सुख है, मतलब कुछ समय का, फिर भी सुखी होने के लिए वो चीजें हम करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो सुख नहीं था उसको सुख समझ के हम उससे मांग रहे थे। हाँ। मतलब जो चीज नहीं थी, जैसे करेले को आप मिठाई समझोगे, मतलब जो सुख नहीं था, अभी हमने देखा था ना जो सुख की इमेजिनेशन थी, उसके पीछे ही तो हम लगे हुए थे। आज हमने पढ़ा, उससे पहले तो हमें यही लगता था ना जो सुख की इमेजिनेशन है वो सुख की इमेजिनेशन ही रियल सुख है, यही तो हमें लग रहा था, उसके पीछे लगे हुए थे। तो इस वजह से हम कभी भी सुखी हो ही नहीं पा रहे थे। इसी तरीके से हम जो भी कार्य कर रहे थे, धर्म की क्रियाएं भी कर रहे थे, पूजन भक्ति वगैरह, उससे भी कहीं ना कहीं हम जो सुख की इमेजिनेशन है उसके पीछे भाग रहे थे। और क्यों? क्योंकि हम रियल सुख को नहीं समझ पाए थे। रियल सुख क्या है कि वो फैक्ट है, और जब तक रियल सुख को नहीं समझेंगे, यानी फैक्ट को नहीं समझेंगे, और फैक्ट को नहीं समझेंगे तब तक उस रियल सुख की प्राप्ति हम कर सकेंगे मुक्तेश भैया? फैक्ट कौन सा? रियल सुख क्या है? वो जो खत्म ना हो, क्या? जो कभी खत्म ना हो।
जो खत्म ना हो। फैक्ट तो यही है ना। हाँ, और हम किसको समझ रहे थे अभी तक? गलत चीज को। जो इमेजिनेशन थी सुख के संबंध में, उसको हमने सुख समझा था। तो फैक्ट को ना समझ करके हम जो इमेजिनेशन थी उसको सही समझ रहे थे। तो जी एक इमेजिनेशन और एक फैक्ट, इमेजिनेशन के बेसिस पे रहोगे, जियोगे, तो कितने सुखी हो पाओगे आप? नहीं हो पाएंगे। इमेजिनेशन मतलब आप सोचो, आपने जो सपना देखा वैसी ही दुनिया है। आपने सपने में देखा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ और सुबह उठे और उड़ते हुए दिखाई नहीं दिए, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? क्योंकि आपने तो सपने में देख के जैसे ही मान लिया था कि हाँ यही सच है। नहीं होती, क्योंकि अपन उसको जानते ही सपना है, कब इसलिए नहीं होती कब जानते हो फिर क्या होता है? लेकिन मजा आता है कि वो अपन उड़ पाते तो कितना अच्छा लगता। नहीं, सुबह उठ के क्या होता है? सुबह उठ के अपन सोचते हैं कि अरे यार अपन उड़ ही नहीं पा रहे यार। हाँ, तो ये तकलीफ हुई हमें। अच्छा, ये तकलीफ दूर करनी हो तो क्या करना होगा नीलम जी? ये तकलीफ दूर करना है तो सपने से जब जागे हैं तो ये सोचते थे ये तो स्वप्न था, सही था ही नहीं। हाँ, मतलब फैक्ट समझना होगा। फैक्ट ये है कि हम उड़ नहीं सकते, ठीक है। सपने में हमने भले ही देख लिया, इमेजिनेशन में देख लिया कि हम उड़ सकते हैं, लेकिन हम उससे उड़ नहीं सकते। यही तो फैक्ट है ना। जब फैक्ट को समझेंगे तो क्या हो गया? सुख होगा। अब बताओ, अब टेंशन होगी मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, नहीं उड़, ये टेंशन वहाँ पे खत्म हो जाएगी इसका। हाँ ये सब वहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मैंने देखा कि मैं उड़ रहा हूँ, तो मैं सुबह उठा तो मैंने वो चीज़ तो मान ली कि ठीक है मैं उड़ नहीं सकता, और जैसे हवाई जहाज है और भी प्रयास हो सकते हैं उसके लिए, मैं वो प्रयास करूँगा कि मैं ऐसे ऐसे करके उड़ जाऊँगा। तो वो हवाई जहाज उड़ा कि आप उड़े? तो उसके साथ में उड़ा, पर मुझे तो थोड़ा वो हो जाएगा ना कि मैं हो गया उससे, संतुष्ट हो गया कि मैंने सपना देखा तो मैंने कर लिया। वो हवाई जहाज उड़ा, वो तो हवाई जहाज उड़ा, वो तो आप उसमें बैठे थे, इस वजह से आप वहाँ पे पहुँच पंडित गए। जी, हिंदी में पहले कहानी आती थी, सोम शर्मा ब्राह्मण की कथा आती थी। कौन सी? सोम शर्मा ब्राह्मण की कथा आती थी। तो वो सोया और सपने में देखता है कि मैं शादी कर रहा हूँ, और शादी करके ले आया। वो लात शादी- मारता है। हाँ, वो लात मारता है ऐसा। और जैसे ही लात मारा तो ऊपर क्या था, मटका लगा था, मांग के आया था, आटा लेके आया था। जैसे ही लात मारी कि पत्नी नाटक करेगी तो एक लात मारूंगा, तो उसने घड़े पे लात मारी तो आटा फूट गया, तो जैसे मतलब यहीं पड़ा। तो ऐसा ही कह ये रहे सारी चीजें ऐसी होती है। अब इतनी अच्छी कहानी उन्होंने भाई साहब ने बताई, आप देखो उस कहानी में क्या हुआ था। वो जो ब्राह्मण था सोम शर्मा, वो फैक्ट जो रियलिटी जी रहा था या इमेजिनेशन जी रहा था? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में ही उसने लात मारी थी पत्नी को, और मारते मारते उसने क्या हुआ, गड़ा फूट गया वो आटे का। अच्छा, उससे तकलीफ हुई कि तकलीफ घटी, बढ़ी कि घटी? बढ़ी। और अगर वो जागरूक होता, ठीक है, और फैक्ट समझ रहा कि भैया सामने जो है पत्नी नहीं है, वो इतनी मेहनत से इकट्ठा किया हुआ जो उसकी जो भी सामग्री हो, आटा हो, घी हो, जो भी उसने इकट्ठा किया था वो है, वो फैक्ट समझता तो दुखी होता, इतनी तकलीफ होती उसको, वो लात मारता वहां पे? कभी नहीं मारता। इसका मतलब इमेजिनेशन पे अगर हम जिएंगे तो कभी भी हम सुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस, जैसे आप दुनियादारी में भी देखो, जैसे आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, आप किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हो, आपको क्यों लगता है कि ये व्यक्ति मेरा बहुत साथ देगा। मतलब चाहे आप किसी के साथ दोस्ती रखते हो, किसी के साथ प्रेम का व्यवहार रखते हो, या किसी के साथ विश्वास का पात्र बनाते हो, मतलब बहुत सारी आप बहुत उम्मीदें लगा लेते हो, आशाएं लगा लेते हो, कहीं ना कहीं उसके लिए सब करना, उससे इस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखने लेना कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ करेगा, तो मतलब हमारा कहीं ना कहीं उसकी ओर झुकाव होने लगता है, उसकी ओर ट्रस्ट बढ़ने लगता है। अच्छा, और एक दिन मान लीजिए कोई दोस्त ऐसा ही आके हमारे साथ धोखेबाजी कर जाए, तो क्या होता है आलोक जी? हम उसे छोड़ देते हैं। फिर लेकिन उससे पहले क्या होता है? जब धोखा दिया तुरंत के तुरंत हाँ, दुख होता है। तो फिर तकलीफ होती ही नहीं होती है? होती है, बहुत होती है। अपन कहते इतना भरोसा किया उस पे और उसने भरोसा तोड़ दिया। हाँ, पैसे हम ऐसा होता नहीं, कई बार ग्राहकों को हम उधार में माल दे देते हैं, सामान दे देते हैं, और पैसा जब वो टाइम आता है पैसा देने का, वो लौटाता नहीं है। बच्चों से उम्मीद लगाते हैं, बच्चे ऐसे बड़े होंगे, इतना बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, हमें
खिलाएंगे पिलाएंगे, हमारी सेवा करेंगे, और जो नहीं करते हैं तो वृद्धाश्रम भेजते हैं तो तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्यों कि हम इमेजिनेशन पे जी रहे हैं, कि हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, तो हमें ये सारी चीज़ें तकलीफ देती है। और अगर हम यूनिवर्सल फैक्ट के बेसिस पे जिए, समझ के, जब यूनिवर्सल फैक्ट को समझेंगे कि भैया वो बच्चा जिसको हम पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं वो अपनी तरक्की भी देखेगा, वो बाहर जाएगा, अपने बारे में भी सोचेगा समझेगा, हम अपने बारे में सोचेंगे समझेंगे, ये फैक्ट के बारे में सोचेंगे, तकलीफ होगी? नहीं होगी। जैसे आप उदाहरण के लिए देखो, जैसे आपको क्या नाम से चाय पीनी है, चाय मीठी चाय पीनी है, तो क्या करोगे मुक्तेश भैया? शक्कर या गुड़ डालेंगे। शक्कर या गुड़ डालेंगे, नमक तो नहीं डालोगे? नहीं। क्यों नहीं डालोगे आलोक जी? क्योंकि मुझे पता है जो शक्कर है वो मीठी होती है और जो नमक है वो खारा होता है। अच्छा, नमक डालो और सोचो कि इससे मीठी चाय मिल जाए तो क्या होगा नीलम जी? नहीं मिलेगी, खारी हो जाएगी वो तो। मैंने तो सोचा था ना कि इससे मैं नमक डालूंगा और मीठी चाय मिलेगी, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा सोच गलत है। सोच गलत है। इसका मतलब फैक्ट क्या है कि नमक डालने से चाय मीठी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती। मुक्तेश भैया, खारी हो जाएगी। अच्छा आज नहीं होगी, कल नहीं होगी? कल नहीं होगी। अच्छा यहाँ नहीं होगी कि अशोकनगर में नहीं होगी? फिरोजाबाद में भी नहीं होगी। फिरोजाबाद में भी नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी पूरी दुनिया में। नमक डालने से चाय कहीं भी खारी वो मीठी नहीं होगी। अरे फैक्ट क्या है, मीठी करनी है तो क्या करना पड़ेगा वैसा? उसको अंदर शक्कर ही डालनी पड़ेगी या गुड़ डालना पड़ेगा तो ही मीठी होगी। हाँ, तो मीठी चाय पीने के लिए फैक्ट के बेसिस पे काम करना होगा, फैक्ट को समझना होगा, तो हमें मीठी चाय पीने का सुख मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये सारी चीज़ें चल तो रही हैं हमारी प्रोसेस में कि हम धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं, तो उससे फिर हमारी ये गड़बड़ हो रही है क्योंकि हमारे फैक्ट समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस क्रिया करने से हमें क्या चाहिए था मुक्तेश भैया? सुख चाहिए था। सुख चाहिए था, लेकिन कौन सा सुख मांग रहे थे हम? टेम्परेरी मांग रहे थे। नीलम जी, हमेशा ना रहे, थोड़े से समय के लिए सुख मिलता है। वो इमेजिनेशन वाला सुख मांग रहे हाँ, थे, imagination। जो रियल सुख नहीं था। ठीक है, अच्छा अब जब रियल सुख मांगोगे नहीं, इमेजिनेशन वाला सुख मांगोगे तो मिल जाएगा वैसा रियल सुख? नहीं, इमेजिनेशन वाले में कहाँ मिलेगा। हाँ, तो मतलब रियल सुख के लिए तो रियल सुख का ही प्रयास करना। और रियल सुख कब मिलेगा? कब मिलेगा आलोक जी? रियल सुख कब मिलेगा? हाँ, तो सही जो फैक्ट है उसको हम समझ लेंगे तो हमें सुख मिल जाएगा। कि यही फैक्ट कि ये रियल सुख है और ऐसे ही मिलेगा, उसका जो प्रोसेस है, सही प्रोसेस है, उसको समझते हुए हम आगे चलेंगे तो उससे ही हम सुखी हो पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, तो आज हमने क्या चीज़ देखो, एक तो हमारा गोल क्या होता है उसके बारे में बात की। रियल गोल क्या है, उसमें हमारा जो सुख है, सुख हमारा गोल तो है, लेकिन वो सुख भी कैसा है, रियल वाला सुख कैसा होता है, इमेजिनेशन वाला सुख कैसा होता है, इसके बारे में हमने बातचीत की। ठीक है, ये चीज़ें निकाल के रखें। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद में रियल सुख के लिए हम क्या क्या प्रयास करते हैं और इमेजिनेशन वाले सुख के लिए हम क्या क्या प्रयास करते हैं, इसके बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में बात की। तो रियल सुख में भी हमें क्या क्या करते हैं, मेन चीज़ मुक्तेश भैया? उसके लिए भी धर्म क्रियाएं करते हैं। धर्म क्रियाएं भी करते हुए हमें सुख क्यों नहीं हो रहा आलोक भैया? क्योंकि उनकी जो प्रोसेस है वो गलत है। प्रोसेस गलत है। सही प्रोसेस क्या है नीलम जी? सही प्रोसेस मतलब जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से हम नहीं कर रहे। किस तरीके से करना चाहिए वैसा? जो जिनवाणी में जिस प्रकार की बात आई उसको अपने रूप ही घटित करें, उसको अपने रूप ही जाने। अपने रूप जाने माने वो बात आपकी ठीक है। अभी हमारी क्या बात चली थी? अभी सही प्रोसेस क्या है मुक्तेश भैया? जो फैक्ट है उसको समझे।
फैक्ट को समझना, यूनिवर्स जो है जो फैक्ट है। हाँ, मतलब फैक्ट को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये सारे कार्य करने, हमें ये कार्य बंद नहीं करने हैं, कार्य करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब करें आलोक जी? ये सारे कार्य धर्म क्रियाएं को कार्य तो करने हैं, लेकिन किस कब कैसे करने हैं? सही प्रोसेस से करने हैं। सही प्रोसेस क्या है? जो फैक्ट है उसको समझ करके। हाँ, फैक्ट को समझ करके, यूनिवर्सल फैक्ट को समझ करके जब हम ये सारे कार्य करते हैं तो फिर वो हमारे लिए दुख का कारण बनेगा या सुख का कारण बनेगा? सुख का कारण बनेगा। सुख का कारण बनेगा। तो इस तरीके से हम वहाँ पे दुख को मिटा करके सुखी हो सकते हैं। आपके लिए एक आपको सुखी होना है कि नहीं होना है सबको? अच्छा, ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको सुखी नहीं होना है? वहाँ उठाए। सबको होना है, सुखी होने के लिए आए। 100%। चलो, तो आपको सुखी होना है, इसका मतलब आपकी लाइफ में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो होंगी, है कि नहीं है? बहुत सारी हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आपको अपनी केवल पांच प्रॉब्लम्स, देखो 3 कॉलम बनाना, इधर ऐसे ऐसे लिखना है आपको। 5 प्रॉब्लम्स लिखनी है कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, 2 नंबर ये वाली प्रॉब्लम है, 3 नंबर ये वाली प्रॉब्लम है, 4 नंबर ये वाली प्रॉब्लम है, 5 नंबर ये वाली प्रॉब्लम। ठीक है? फिर इधर दूसरे वाले कॉलम में आपको लिखना है उसका आप रीजन क्या समझते हो। जो प्रॉब्लम है ना, मान लीजिए बच्चे बात नहीं मानते, तो उसका रीजन क्या है? कि बच्चे ही रीजन है उसका। ठीक है? दूसरे कॉलम में उसका रीजन लिखो, कारण लिखो। तीसरे कॉलम में उसका कोई सॉल्यूशन हो आपके पास में कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से दूर की जा सकती है। आप अपनी थिंकिंग से सोचो कि आप इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, वो आप सॉल्यूशन लिख के लाना। मतलब प्रॉब्लम लिखनी है, प्रॉब्लम का रीजन लिखना है, उसका सॉल्यूशन लिखना है। इस तरीके से ये 3 चीज़ें आपको लिख के लानी है। इसके संबंध में अपन इसके बारे में कल आगे और चर्चा करेंगे। चलिए, अभी की बात अपन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद। चलिए, अब निखिल जी ने अभी यहाँ पर अध्यापन कराया पूरा। मुक्तेश जी, आप पॉइंट्स बताइए, आपने क्या क्या लिखे? इधर आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा दूर करते सबसे पहले सब में दिख जाए। परमानेंट सुख के लिए इन्होंने बताया था, तो उसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि परमानेंट सुख कैसे मिलेगा। जब अपन परमानेंट चीज को अपन एम करेंगे तब तो परमानेंट सुख मिलेगा। टेम्परेरी चीजों से परमानेंट सुख नहीं मिल सकता। एक ही पॉइंट अपन ऐड कर सकते हैं इसमें यहाँ पे, तो वो एक टेम्परेरी चीजों से अपन को चाहिए परमानेंट सुख। तो परमानेंट सुख टेम्परेरी चीजों से मिलेगा क्या? जैसे अपन जो भी चीजें लेते हैं, फोन लिया अपन ने, वो कितने टाइम चलने वाला है, परमानेंट नहीं है वो भी। और अपन जिस भी चीज की इच्छा करते हैं, अपन ने क्या कपड़े लिए, वो परमानेंट है? नहीं है। अपन खाना खाते हैं, वो परमानेंट टिकता है? नहीं टिकता। तो परमानेंट सुख चाहिए ना, तो अपन को कुछ परमानेंट चीज को एम करना पड़ेगा, तो अपन को परमानेंट सुख मिलेगा। टेम्परेरी चीजों से अपने टेम्परेरी सुख ही मिलेगा, जो कि अपन ने क्या समझा कि वो एट द एंड दुख ही देने वाला होता है। ये पॉइंट अपन ऐड कर सकते हैं। एक जीवनोपयोगी बहुत बढ़िया दिया भैया ने, हर चीज को अच्छे से पॉइंट ले लेके एक्सप्लेन किया, मुझे अच्छा लगा। एक ये सामग्री प्रोसेस और सुख सुखाभास में ऐसे सामने से भी कुछ उदाहरण निकलवा सकते हैं, तो सामने वाले को दिमाग चलता है। और बीच में ऐसा लगा था कि जो सेकेंड डे वाला अपना इच्छा अपेक्षा वाला वो टॉपिक आ गया था, ऐसा थोड़ा सा मुझे लगा, लेकिन फिर बाद में करेक्ट किया, वो सही था। बस ये पॉइंट्स लिखे आलोक जी। पढ़ा रही थी, पॉजिटिव पॉइंट में बोलूँगा कि जो आई कांटेक्ट था उनका बहुत बढ़िया था, और जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए थे वो भी बहुत बढ़िया था। सबसे पहली चीज़ मुझे लगी कि जो बार बार हो रही थी कि आई कांटेक्ट तो हो रहा था पर वहाँ पर नाम नहीं बोल रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि बार बार जैसे वो हमारी तरफ देखते थे
तो हम सोचते थे कि हम बोलें या ना बोलें, क्योंकि हमारा नाम उच्चारण नहीं हुआ, तो ये चीज़ बार बार हो रही थी, तो ये मुझे थोड़ा सा लगा। दूसरी चीज़ मुझे लगी कि सुखावास में थोड़ा और प्रश्न होने चाहिए थे, जैसे कि आप कर सकते हैं, या आप जो भी प्रैक्टिकल उदाहरण है वो ले सकते हैं उसमें। मतलब उदाहरण तो लिए थे, थोड़े और लोगों से प्रश्न कर सकते हैं, मुझे ये लगा। अभी तक मैंने भाई साहब की बहुत सारी क्लासेस सुनी हैं, पर आज की क्लास में मुझे कहीं ऐसा लग रहा कि क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं हो रहे कहीं कहीं, क्योंकि मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा था क्वेश्चन। कहीं कहीं पे मुझे 2-3 जगह पे लगा, मैंने खैर बोर्ड लिखा नहीं है, पर मुझे लगा कि वो चीज़ है, सुन के मैं फिर वो कर सकता हूँ वापस क्लास को। फिर हाँ हाँ, सुख में थोड़ा सा ठीक है। हाँ, जो यूनिवर्सल फैक्ट है उसमें मैं ऐसा सोचता हूँ कि और थोड़ा सा इसमें जीवनोपयोगी एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे भाई साहब वो घर का उदाहरण देते हैं ना, वो सूरज वाला, हाँ, तो उससे थोड़ा और क्लियर होता कि लोगों को ये लगता कि हाँ, वो चीज़ हमने समझी, तो इससे भी उन्होंने नमक का उदाहरण लिया, वो ठीक था, पर उससे और थोड़ा ऐसा कि लोग कनेक्ट हो जाए उस चीज़ से, वैसा एग्जाम्पल हम लें तो वो और अच्छा है। ठीक है, नीलम जी। भैया ये एकदम बाकी मतलब व्यवस्थित एकदम सीक्वेंस में था, मतलब परिचय भी उन्होंने निकलवाया, क्योंकि हम 2 लोग थे तब निकलवाया, बढ़िया था। बाकी जो सुखावास का है ना, तो इसमें कुछ और उदाहरण निकलवा दिया। इससे सिद्ध करते यदि आपको दुकान पर बैठने में सुख मिलता है तो आप बैठे रहो, कितनी देर बैठोगे। जैसे मैंने कहा मुझे भोजन बनाने में सुख मिलता है, तो आप भोजन बनाते रहो या भोजन करते रहो, कितनी देर करोगे। तो इससे सुखावास सिद्ध होता है, मतलब हम जो कंटिन्यूस कर रहे हैं वो चीज़, हालांकि पूजन वगैरह में धार्मिक क्रियाओं इस चीज़ को लेके आए, लेकिन जो हम वर्तमान में फील कर रहे हैं इनमें सुख है, तो वो चीज़ हमें सबसे पहले निकलवाना चाहिए थी। हम जिन कार्यों को करके सुख मान रहे हैं वो कंटिन्यूस करते रहें तो उसमें हमें उकताहट लगने लगती है। रोज 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 भोजन बनाने में तकलीफ होती है, रोज सुबह से उठ के वही काम करना, जबकि उसमें कुछ भी शांति मिलती नहीं, सुख मिलता नहीं, तो इससे बहुत अच्छी स्थिति होती है। बाकी सामग्री के लिए बहुत अच्छा पॉइंट निकलवाया, सामग्री पूरी होना चाहिए और उसकी विधि भी पूरी होना, उसकी मात्रा भी पूरी होना चाहिए। यदि उसकी मात्रा थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हुई, जैसे बिस्किट में शक्कर कम डाल दी या ज़्यादा डाल दी, तो वो गड़बड़ हो जाएंगे, अच्छी नहीं बनेंगे। इस पॉइंट को बहुत अच्छा लिया। और करेले का उदाहरण देकर भी बहुत अच्छा भावासन कराया। करेले से आप चाहते हो कि उसमें से मिठास मिल जाए तो कभी नहीं मिलेगी, उसका भावासन, मतलब कि वो मिठास का कारण नहीं, वो सुख का कारण नहीं, उससे भी भावासन अच्छा निकलवाया था। और फिर इसके बाद में जब ये पॉइंट लेकर आए पूरा सिद्ध करते हुए कि मतलब हम अपने दिमाग में मतलब बना लेते हैं इमेज के हमें इससे मिलेगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो मतलब कह रहे हैं वो इमेजिनेशन जो हमने दिमाग में बना ले वो सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण वो परफेक्ट जो यूनिवर्सल फैक्ट होना चाहिए। जैसे मान चलो हमें खीर बनाना, अब खीर बनाना है तो हमें शक्कर ही चाहिए, आप उसमें कुछ भी डाल देना, सोना डाल देना, चांदी डाल देना, कुछ भी डाल देना, लेकिन वो मीठी नहीं होगी, उसके लिए यूनिवर्सल फैक्ट जो शक्कर है। तो इसमें यदि सबसे एक उदाहरण निकलवाते तो ये विषय बहुत स्पष्ट हो जाता थोड़ा सा, क्योंकि जब सामने से जब उदाहरण आते हैं तो बहुत अच्छे निकलते हैं। जैसे वो विधि के संबंध में भी आप यदि उदाहरण निकलवाते कि किसी चीज को बनाने की विधि है, तो और भी जैसे मेरे से निकलवाते तो मैं कहती हलवा बनाने की विधि, अब आपको आटा भी दे रहे, घी भी दे रहे, गैस भी दे रहे, शक्कर भी दे रहे, अब आप हलवा बना दो। यदि आप पहले पानी डाल दोगे और घी पहले नहीं डालोगे, घी बाद में डालोगे, तो आपका हलवा नहीं बनेगा, वो लई बन जाएगी। तो इससे बहुत अधिक भावासन होगा, बहुत अच्छी सिद्धि हो जाती है इस चीज़ की। विधि पे मतलब विशेष फोकस करना चाहिए कि हमारी विधि गलत है। और ये कि मतलब जो हमारा जो सुख है वो सार्वकालिक होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, ये पॉइंट भी बहुत अच्छे निकाल के लाए। और हाँ, फिर बाद में मतलब लास्ट पे जो यूनिवर्सल फैक्ट है उन्होंने जोड़ दिया, लेकिन जितना मतलब उस पर फोकस होना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमी वो होना चाहिए था। तो उसको कैसे कर सकते हैं? यूनिवर्सल फैक्ट में मतलब कई तरीके से उदाहरण देके, मतलब आपको यदि मतलब कोई भी चीज़ मीठी करना तो शक्कर की जरूरत होगी। यदि कोई चीज़ मीठी चीज़ भी यदि आप उसमें थोड़ा सा नमक नहीं डालोगे तो वो भी टेस्टी नहीं रहेगी,
क्योंकि इसका यूनिवर्सल फैक्ट वो भी है। ऐसी कई चीज़ों से और भी चीज़ों में उदाहरण देते हैं। तो इस चीज़ को तो मतलब जैसे यूरोप में भी है कि बहुत तेज़ गर्मी लग रही, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बढ़िया सिटी में जाएंगे, फिर सुखावास में ये भी निकल आता। तो मतलब आप उससे सुख मानते हो, लेकिन वो हमेशा थोड़ी रहने वाला है। आप यहाँ से बाहर जाओगे फिर वो वही तो इस तरीके से इसको बहुत सारा सिद्ध किया जा सकता था। बाकी बढ़िया रहा, होमवर्क भी अच्छा था, सारांश कथन भी अच्छा किया, और जो प्रॉब्लम दी है उसके बाद आप उसको सॉल्यूशन भी लिख के लाना, ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि आपको प्रॉब्लम है तो आप अपनी सॉल्यूशन पहले खुद अपने दिमाग में बना के आओ। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना, ये सभी जने नोट भी कर लो साथ साथ में, जो अच्छी चीजें हैं वो सब नोट कर लो, तो आपके अंदर वो चीजें आनी चाहिए आगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कि बस यहाँ पे हमने पॉइंट बता दिए खत्म का, वो चीज आपके अंदर वापस आनी चाहिए, आपके पढ़ाने में झलकनी चाहिए वो सारी चीजें। निखिल भाई पढ़ा रहे थे, काफ़ी अच्छा ऑफलाइन शिविर के माध्यम से जो प्रथम दिन की जो उन्होंने परिचय के माध्यम से पढ़ाया, परिचय पूछा, परिचय के साथ में वहां पर जो उन्होंने कहा गोल करने का आपका लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य वाला प्रश्न उसमें थोड़ा उसको विषय हाईलाइट करना, और उसमें ही उद्देश्य वहां निकालते कि आप जो लक्ष्य के लिए वो उद्देश्य होता थोड़ा छूट गया वहां पर। लक्ष्य तो लिया उन्होंने, पूछा भी लक्ष्य ये है, ये मैंने कहा ये लक्ष्य सुखी होने का, तो इस लक्ष्य के लिए आप क्या क्या करते हो, वहीं पर प्रथम पॉइंट वहां डालते, तो कक्षा को और अच्छे भाई कि क्या कहना चाह रहे, हम लक्ष्य कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है क्या, लोगों में क्या वहां थोड़ा कान सुनी होती, ये जो लक्ष्य बोलते रहे उसमें उद्देश्य, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम क्या करें, कैसा करना चाहिए, तो उसमें क्या होता है क्लास थोड़ी रोमांचित बन जाती है, तो उसमें थोड़ा उद्देश्य को वहां पर हाईलाइट करना चाहिए था। बाकी मैंने पूरी कक्षा लिखी है कि प्रश्न मैंने पूरे कंप्लीट, पूरे 30 प्रश्न मैंने पूरे जो बोलते हैं वो पूरा कंप्लीट लिखा है। एक और चीज यहाँ पर और इन्होंने अच्छी बोली थी, जो सुखाभास के लिए इन्होंने पहले लौकिक जो सुख है उस चीज को काफी अच्छा लिया, कि लौकिक सुख के माध्यम से पूरी चीज बताई कि ये लौकिक सुख है, ये लौकिक सुख है, ये लौकिक सुख है, तो इन लौकिक सुख में क्या है, सुख नहीं मिला, तो अच्छा तो इसमें नहीं मिला तो अब कहाँ चलते हैं कि जो पारलौकिक सुख जो अपन मान रहे हैं कि पूजन में, भक्ति में, स्वाध्याय में, तो उसको भी उन्होंने काफी अच्छा हाईलाइट किया। वो चीज मैंने दोनों लिखी कि लौकिक सुख में विषय कषाय के लिए भी सुखाभास निकाला और पारलौकिक में भी सुखाभास निकाला, ये दोनों प्रोसेस काफी अच्छे रीते लोगों के दोनों प्रकार के एंगल वहां समझ में आ जाएगा और उसमें लगेगा कि वहां सुख यहाँ पर नहीं है। कारण थोड़ा लूज होने का कारण ये है, लूज यानी क्या है, संख्या कम है, तो स्वाभाविक प्रश्न जो अभी आलोक जी ने कहा था इस चीज के बारे में कि भाई आई कांटेक्ट तो था, पर आई कांटेक्ट में 4 ही 4 दिखते ना, तो अपने आप ऑटोमेटिक लगता है कि साला है कि वही पूछे किसको, तो दिमाग में नाम उतने नहीं आ पाते, या बोले तो भाई हम झूठे बोले तो कहाँ तक बोले, ये भी एक चीज नहीं, कहाँ तक हम आशुतोष बोले, कहाँ तक स्वयं प्रभा जी नाम बोले, तो नहीं आता है उसके हिसाब से। वो कोई दिक्कत नहीं, हाँ वो इसको चीजों गलती इसको नहीं मानना है। थोड़ा उसमें और रोचकपना, थोड़ा सा लग रहा था अकेले अकेले थोड़ा बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि वो अकेले अकेले ही चल रहे हैं थोड़ा, क्योंकि वो क्यों चल रहे हो तो हम वो जाने, तो थोड़ा मुझे लगा कि वो थोड़ा अकेले, अब अकेले है ना, 2 है ना अपन, तो 2 को ही पढ़ाना है ना अपने, तो वो 2 में भी इंजॉय के साथ में पढ़ाना, लोग सामने वालों को लगे नहीं कि यार ये मेरे लिए थोड़ा बोरियत तो नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा बोरियत नहीं, बाकी कक्षा में विषय में कहीं कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है। सार्वकालिक सार्वजनिक सार्वभौमिक विषय भी अच्छा वहां पर निकाला, सब तरीके से काफी अच्छा है। इसमें अपन ने जो जयचंद वाला पॉइंट नहीं लेना है क्या इसमें? हाँ अब मैं बता देता हूं। हाँ वो मैंने यहाँ लिखा है कि जयचंद अपन ने क्या बोले सही, पर उसका थोड़ा सामान्यकरण अपन को करना नहीं करना, इसके बारे में विशेष। चलो ठीक, निखिल भैया आपको कुछ बोलना है? नहीं, काफी अच्छी पॉइंट मुझे भी लगे कुछ चीजें, जैसे परमानेंट सुख के लिए परमानेंट चीजें मुक्ति विज्ञान ने बताया, ये अच्छा पॉइंट था। उदाहरण ये सब लिख लेना। सुखावास के लिए और ये सामग्री प्रोसेस के लिए अधिकाधिक उदाहरणों की आवश्यकता थी, और 1-2 उदाहरणों से ही बात क्लियर हुई, लेकिन इसमें और भी उदाहरण देने की जरूरत है, इसके बारे में भी बात दिक्कत है बीच बीच में जैसे होती है, प्रोसेस होती है, जैसे प्रोसेस से लेके यूनिवर्सल फैक्ट पे कैसे लेके आए, वहाँ पे थोड़ी बहुत झिझक हुई मुझे, वहाँ पे लगी मुझे, क्यों वहाँ पे होती है, वहाँ पे समझ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक बार सोचा तो मैं शायद भूल गया था बीच में कि इसको इस तरीके से, कि गलती तो हमारी यही हो रही थी ना कि हम सुख को सुखावास को सुख समझ रहे थे, इस वजह से कि यूनिवर्सल फैक्ट को नहीं, तो यहाँ से अगर लिंक करके चलेंगे तो
तो काफी अच्छी तरीके से हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। फिर मैंने वही कोशिश की निकालने के लिए, वहाँ मुझे थोड़ी बहुत अपने अंदर झिझक लगी थी, उसके आगे और उसके संबंध में अभी यूनिवर्सल फैक्ट के संबंध में भी और उदाहरण आने चाहिए थे, वो भी मुझे लगा हुए हैं चीज के संबंध में भी और सोचने की जरूरत है। ठीक है, ये चालू है ना? अब देखो इस चीज में थोड़ा सा यहाँ जी लगता है कि जैसे जो कार्य करने की जो हम जो कर रहे हैं पूजन विधान आदि, तो यदि ये सामग्री हम इसको सही माने तो फिर इसमें प्रक्रिया को सही कैसे, इसको प्रक्रिया तक लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यदि ये सामग्री सही है तो फिर प्रक्रिया क्या होना चाहिए? वो एक्चुअली मैं बताता हूँ सारी चीजें एक एक पॉइंट करके। सबसे मैंने शुरुआत की थोड़ी सी मिस करी थी क्लास, तो मैंने वहाँ पॉइंट बता दिए थे वैसे कि आपको पहले लौकिक सुख पर ज़्यादा डिस्कशन करना है। लौकिक सुख में भी जो वो व्यक्ति खुद काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई दुकान चला रहा है, तो आपको दुकान चलाते हो कितना मजा आता है, आप क्यों चला रहे हो, पहले तो क्यों से हम लक्ष्य निकालेंगे, ठीक है ना, और फिर उसकी तह में जाएंगे क्यों पूछते हुए, फिर आपको मजा आता है कि नहीं आता है, आप कितने घंटे बैठ सकते हो, क्या कर सकते हो, आपको क्या बदलने की इच्छा नहीं होती है, क्या आपको ऐसे लगता है धंधा बंदा चल रहा है, जो कुछ भी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको उसमें आकुलता हो रही है। तो फिर वहां से वो चीज निकालनी है जो सुखाभास वाली चीजें, वो आप निकाल सकते हो। तो वो पॉइंट मुझे जैसे आपने बताया कि उन्होंने अच्छे से लिया है, पर वो मुझे अच्छे मतलब मैंने सुना नहीं लिया है ना, अच्छा तो वो एकदम प्रॉपर लेना है, वो सभी के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उससे सबसे ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे आपसे। और उसके बाद फिर धर्म वाला पॉइंट, तो ये दोनों चीजें मैंने कही थी उस समय, तो धर्म वाला पॉइंट तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से लिया, ठीक है ना। उसमें जब ये बात आ रही थी कि उठ के करें कि बैठ के करें, ठीक है ना, यहाँ पर कभी कभी ऐसी स्थिति बन सकती है कि उलझन हो सकती है, ठीक है ना। तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति मतलब हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बोले कि उलझन की स्थिति बन जाए, ठीक है ना, हम बहुत लाइट वे में उसको चलाएं। नहीं, अपन इसमें ये बोले ना भाई, उठ के करने में सुख मिला कि बैठने में मिला, कुर्सी पे बैठ के मिला, तीनों अवस्था वहां पर लेके थोड़ा मजाक भी हो जाए, तो फिर ये सुखी हो गए मध्य वाले, ये कुर्सी वाले तो सुखी हो गए होंगे, क्योंकि दोनों न बैठे हैं न खड़े हैं, तो वहां थोड़ा मजाक भी हो जाएगी और एकदम हल्का भी हो जाएगा। मतलब वो भारीपन वहां पर नहीं आता, 6 घंटे तक खड़े क्योंकि मिलेगा। आलोक जी, यदि भारीपन यदि वहां आ गया तो वहां बहुत ग्रुपिंग हो जाएगी, भाई साहब। तो कठिन काम हो जाएगा। एक चीज वहां हो जाती ना कि जैसे वहां पे फिर हमने सिद्ध किया, चलो तुम्हें खड़े में सुख मिला, बैठे में सुख मिला, तो फिर तो हम वो सामग्री गलत सिद्ध हो जाएगी ना। फिर नहीं, अभी सामग्री की बात मैं करता हूँ, पर अभी यहाँ पर क्या स्थिति है, ये खड़े और बैठने में, ठीक है ना, बाकी जो भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। अब कुछ लोगों को ये हटा कर रहता है कि भाई साहब खड़े होके लिखा है, खड़े होके पूजा की जाती है, तो वो लोग जो होते हैं ना, उनकी मेंटलिटी होती है कि यदि कोई बैठा होगा ना उसको खड़ा कर देंगे, भाई पूजा करनी खड़े होकर करो, जो हम भी कर रहे हैं ना, इतने 80 साल के होगा खड़े होकर कर रहे हैं। और जब आप ये चीज बोलोगे खड़े करो कि बैठे करो, तो सबसे ज्यादा चोट लगेगी उस व्यक्ति को लगेगी। स्वाभाविक है ना, तो वहाँ खड़ा करता क्या, तो क्या कहना चाह रहे हो? हाँ। ये हम गलत कर रहे हैं क्या? वहाँ झगड़ा खड़ा हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी वो हो सकती है, तो इस पर बिल्कुल भी जोर हम न दें। यदि कदाचित ये चीज आ जाए तो इसको बहुत बिल्कुल लाइट वे में करके तुरंत आगे बढ़ जाओ, कि हमें ये नहीं देखना है कि खड़े होके कि ये बैठ के, इसको तो अपन बाद में कभी देखेंगे, चर्चा करेंगे। ये बोल देना भाई, ये विषय नहीं है। हाँ, ये विषय नहीं, बाहर की क्रिया में कैसा करना नहीं करना ये विषय पर नहीं है, अपना तो स्वभाव समझना बात है, ये इसको बिल्कुल तुरंत पलटना आना चाहिए ऐसी चीजों को, क्योंकि हमें इन पर बोलना ही नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, आप कैसे उठते हो कैसे बैठते हो, हमें कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे चढ़ाते हो कि ऐसे चढ़ाते हो कि ऐसे चढ़ाते हो, हम नहीं बोलना चाहते इसमें, ये आपका फंडा है कि आप कैसा करते हो, ठीक है ना। अब इससे सुखी होंगे कि दुखी होंगे उस पर अपन बात करते हैं, ठीक है ना। और ये कैसे करते हैं इस पर अपन कभी और चर्चा करना होगा तो करेंगे, अभी इसके लिए अपने पास समय नहीं है, अभी अपन आगे बढ़े, ठीक है। तो कुछ भी करके आपको वहां से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो आपने चाय का एग्जाम्पल दिया था, तो ये बहुत बढ़िया था। नहीं सॉरी, चाय का नहीं दिया था, चाय के जगह पे उसका दिया था, आपसे जो बिस्किट का दिया था, बिस्किट का, ये चीज बहुत बढ़िया थी। इसमें बढ़िया पता है क्या था, बिस्किट बनाने की प्रोसेस, इसमें बढ़िया ये था, नया उदाहरण आया, नया उदाहरण, बात वो नहीं है, बात ये है कि आपसे पूछा
ठीक है ना। तो सामने वाले को ये लगा कि हम समझ रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है ना। नया उदाहरण तो निकल के आ ही गया, ठीक है ना। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, हाँ चाय बनानी है तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वही सब चल रहा है नॉर्मली, ठीक है ना। हम खुद एग्जाम्पल या फिर किसी से पूछ लिया तो वो एग्जाम्पल नॉर्मल हो जाता है। पर हमने जब उनकी लाइफ में घुस के पूछा कि आपको सबसे अच्छा बनाना क्या आता है, या फिर आपको क्या बनाना आता है, तो अब वो खुद सोचेगा यार, और फिर सब जने भी कनेक्ट हो जाएंगे उससे, यार इनको अच्छा बनाना आता है तो हम इनसे सीखे कुछ ना कुछ, मतलब कुछ इस प्रकार की इंटरेस्टिंग चीज। तो ये एक अच्छी चीज थी कि आपको क्या आप क्या अच्छा बनाते हो, ठीक है ना। फिर जो आप अच्छा बनाते हो वो कैसे बनाते हो, अच्छा हमने भी ऐसे ही बनाया था तो हमें से तो नहीं बना, क्या दिक्कत थी, यहाँ से आप प्रोसेस पे जाते, ठीक है ना। ये एक अच्छी चीज थी जो अपन सबने भी अप्लाई करनी चाहिए। दूसरा जो सबसे बढ़िया था वो था कि आप यूनिवर्सल फैक्ट को सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक लेके आए। ये दो चीजें क्लास की बहुत बढ़िया थी, यूनिक थी, ठीक है ना। तो ये सबको ही करना चाहिए। और ये यूनिवर्सल फैक्ट सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक होता है, ये तो चीज आई, इसके साथ में ये चीज और निकल के आनी चाहिए थी कि सुख भी ऐसे ही होता है। ये अपन बाद में भी सिद्ध करेंगे, पर सुख के साथ में भी यहाँ पर कनेक्शन बैठ सकता है, ठीक है ना। इसमें सूर्य का उदाहरण देके भी अपन डाल देते हैं। हाँ, अब जो क्लास में ये चीज ऐसी थी जो सब, और एक और जो मुक्तेश जी ने बताई थी कि परमानेंट सुख के लिए परमानेंट कार्य करना चाहिए। ये तीन चीजें तो सबको ऐड करनी है, ठीक है, जो बहुत बढ़िया है। अब जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आपको जो आप हिचकिचाए वो आए यूनिवर्सल फैक्ट को वहां लाने, ठीक है ना। चलो वहां आप फिर भी थोड़ा बहुत कर रहे थे, पर यूनिवर्सल फैक्ट से जो मैंने वहां पर बात कही थी कि हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है यहाँ पे, वहां फोकस नहीं करना है। बाकी पूरी तरह से आपकी बहुत बढ़िया थी। अब यहाँ फोकस करने के लिए क्या करना चाहिए था, आपने वैसे 2-3 उदाहरण दिए, ठीक है ना। तो उदाहरण आपने दिए, पर वो उदाहरण चाय वाला था वो थोड़ा ठीक था, करेले का था वो थोड़ा ठीक था, पर उससे इतना ज्यादा यूनिवर्सल फैक्ट निकल के नहीं आ रहा था। एक्चुअली में यूनिवर्सल फैक्ट हमें निकालना बाद में है, हम नॉर्मली कहेंगे कि इसके लिए हमें अपना दृष्टिकोण हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब डायरेक्ट यूनिवर्सल फैक्ट पर आ गए हैं, हमें ये चीज नहीं, प्रोसेस के रूप में हमें ये चीज बतानी है कि हमें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। हम परिस्थितियों को कब तक बदलेंगे, परिस्थितियों को बदलने से कुछ भी नहीं होगा, हमें अपना दृष्टिकोण ही बदलना पड़ेगा। ये है प्रोसेस। और इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए अच्छा अश्विन जी, आपसे मैंने पूछा कि अभी बाद में लिख लेना सभी जने, ठीक है ना। हाँ चलो लिख लो भले, ठीक है ना। प्रोसेस में यूनिवर्सल फैक्ट बाद में आएगा, प्रोसेस क्या आएगा, दृष्टिकोण आएगा, ठीक है ना। सामग्री में तो सबके पास है चीजें, पर अब प्रोसेस क्या है कि हम उसका अपना दृष्टिकोण चेंज करें, उसको देखने का नजरिया जो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ व्यू हमें चेंज करना चाहिए। उसको सामग्री में कैसे लगाएंगे, जैसे हमने सामग्री सही सिद्ध कर दी कि पूजन वगैरह सब सही है, मतलब हमें सामग्री के बारे में नो कमेंट्स। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? सामग्री का कोई भी हमें पूजन आदि को सामग्री को क्यों हिस्सा बनाते हो, मूल सामग्री तो शास्त्रोक्त जो है। मैंने उधर भी कही थी, ये दो चीजें कही, दो चीजें, शारीरिक, मैंने वो लिखने जो प्रश्न पूछा था मैंने, हाँ, तो उन्होंने वो छोड़ दिया वो प्रश्न कि भाई वो आगे लेंगे करके। बाहरी कारण में शरीर आदि, और फिर अंतरंग कारण में यानी निकट स्वाध्याय, ये दो ही मूल मानना। अभी सामग्री का एक्चुअली विवाद का विषय है। विवाद का कैसे, आपकी जैसी संख्या है, मतलब जैसी आपकी सभा है, उस हिसाब से आप यदि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, स्वाध्याय नहीं ब्रिलियंट है, तो उनके लिए क्या बोलेंगे अपन, क्या आपके पास दिमाग बहुत बढ़िया है, तो सामग्री तो बढ़िया है आपके पास, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है ना। यदि कोई मतलब मजदूर वर्ग है तो अपन उनको क्या कहेंगे, क्या आप काम बहुत अच्छे से करते हो, मेहनत बहुत अच्छे से करते हो। मतलब मेरे ख्याल से क्योंकि ये प्रथम कक्षा है, तो सभा में किस तरह के लोग हैं उसके बारे में भी ज्यादा अपने लिए उतना पता नहीं होगा। अरे इतना तो पता होता है, अगर बेसिक पता हो, सामग्री को हल्के शब्द अपन कह रहे हैं ना, सामान्यकरण शब्द अपन बोलो उसको, हाँ, नॉर्मल बिल्कुल, हाँ सामान्यकरण एकदम, भाई जैसे पब्लिक के हिसाब से आपका दिमाग उस साइड से कभी शास्त्र कभी शरीर आदि। अब शास्त्र का कब बोलना है, जब अपनी सभा, अपनी सभा मतलब जो पढ़ने वाले लोग हैं, तो सभा यदि वैसी होगी
तो फिर अपन बोलेंगे कि शास्त्रों में तो सब चीजें लिखी हुई हैं, तो वो चीजें सही है कि गलत है, तो साहब वो तो सही है, इसका मतलब सामग्री तो ठीक है ना। पर इसमें ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो कि सामग्री यदि आप गलत पॉइंट ऑफ व्यू यूज करते हो तो गलत हो सकती है, और सामग्री भी आपकी प्रोसेस के अंतर्गत ही है, ठीक है ना। उसमें वहाँ लिया था ऑनलाइन में अपने हाँ, लिया था, क्योंकि अभी हम भेद जरूर कर रहे हैं, पर एक्चुअल में जो विधि है ना, उस विधि में ही सामग्री गर्भित है। शास्त्र सही, वो पढ़ने का तरीका गलत है, वहाँ पर हाँ, उसमें लिया था। हाँ, ठीक है ना। तो वो सामग्री उसमें इंक्लूडेड ही है, पर शुरुआत में हम क्या बताएं, तो प्रोसेस तो यहाँ बताएंगे डायरेक्ट। तो हमने सामग्री चालू करी कि सामग्री ये चीजें तो हमारे पास है, तो अब क्या प्रॉब्लम है कि अब जो तरीका है हमारा, और तरीके में एक्चुअल तरीका क्या है, दृष्टिकोण, तो वहां हम लेके आएंगे और फिर ये चीज बताएंगे। दृष्टिकोण से आप डायरेक्ट वो एग्जाम्पल भी ले सकते हो, वो सूरज का, ठीक है ना, पूरब दिशा उत्तर दिशा जो भी है, आप उदाहरण ले सकते हो मृगमरीचिका का, ठीक है ना। ये मृगमरीचिका के बाद में, अभी तो दृष्टिकोण को हाईलाइट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप चश्मे का उदाहरण ले सकते हो कि आप नॉर्मली देख रहे हो, आप काला कलर का चश्मा लगाओ, सब काला काला दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। चीज तो एक्चुअल अलग है। अब यहां से चीज निकल के आएगी कि फैक्ट कुछ और है और मानते हम कुछ और हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्ट भी ले सकते हैं कि जब अपन मेंटलिटी बना के बैठो कि सामने वाला इंसान बुरा है, तो अपन उसमें अच्छाइयाँ देख ही नहीं पाते, या किसी भी चीज में अपन मेंटलिटी बना के जब बैठते हैं कि अपने साथ ऐसा अच्छा नहीं होगा, तो उस दिन अपन कोई भी अच्छी चीज देख ही नहीं पाते। और जब अपन मेंटलिटी बना के बैठो कि ये चीज अच्छी है, तो उस टाइम पे अपन देखते हैं कि अच्छा ही अच्छा देखने में आता है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू का अपना ये बाद में जैसे दृष्टिकोण में तो अपन ने लिया काला चश्मा, अब उसको धर्म के साथ में कैसे जोड़ो? अभी सारी चीज बताता हूँ। सबसे पहले सामग्री का हमने बोल दिया, सामग्री को बिल्कुल लाइट वे में लेना है, जैसे लोग वैसे सामग्री, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस के रूप में क्या लेंगे, प्रोसेस के रूप में हम खुद बताएंगे दृष्टिकोण से ही करना। अब दृष्टिकोण के लिए आप एग्जांपल दे दो, ये वाला काले चश्मे का दे दो, या फिर वो सूरज का, पीलिया के लोग वो पीला पीला दिखता है, हाँ, पीला तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। अपन जो ये उदाहरण देते हो कौन सा, सूरज का पूरब दिशा से उगने वाला, ये उदाहरण बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। इससे ये भी समझ में आता है कि वो व्यक्ति कितना आकुलित है, तो उसकी आकुलता को हमें निकालना है। तो भाई वो इतना बड़ा व्यक्ति है और कितना परेशान हो रहा है कि नहीं मुझे तो इधर से ही चाहिए, और हम कितने आकुलित होते हैं इस प्रकार से, तो उसकी आकुलता भी सिद्ध करनी है। और इसके बाद में अब उसको समझाने का क्या उपाय है, वो समझ सकता है। समझाने का क्या उपाय है? उपाय है ये है कि उसको जैसा एक्चुअलिटी है, जैसी एक्चुअलिटी है वैसा बताए, ठीक है ना। यहां से हम निकालेंगे यूनिवर्सल फैक्ट, कि जैसा यूनिवर्सल फैक्ट है वैसा यदि हम मानेंगे तो हम सुखी होंगे। तो यूनिवर्सल फैक्ट के लिए हम क्यों, मतलब उसको क्यों मानने के लिए कह रहे हो आप? अब यहां से चीज दूसरा सब्जेक्ट चालू होगा कि यदि आप टेम्पररी चीजों पर विश्वास करोगे, टेम्पररी चीज पर समर्पण करोगे, मान लो आज अश्विन जी ने कुछ कहा तो मैंने मान लिया, अब अश्विन जी को कुछ नई चीज समझ में आए तो उन्होंने तो उसमें चेंज कर लिया, पर मैं तो वही मान रहा हूँ जो अश्विन जी ने कहा था, मैं तो वही लकीर का फकीर बना फिर रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो मेरे लिए हमेशा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्यों? अश्विन जी जो चेंज हो गए अगले दिन ही, पर मैं तो वही का वही रहा। और आप व्यक्तियों के घेरे में आओगे तो व्यक्ति तो बदल जाएगा, और व्यक्ति कब तक टिका हुए? अपनी बात से तो वही मुकरेगा ना, और यदि कोई बात से नहीं भी मुकरेगा तो व्यक्ति कब तक जीवित रहेगा? ज्यादा या 100 साल, ठीक है ना। जाने वाला तो वो भी है ना। तो हम ऐसी चीजों पर विश्वास करें जो हमेशा बनी रहने वाली है, और हमारा समर्पण भी वहां होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा विश्वास और समर्पण टूटता है तब हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। इसके लिए फिर एग्जाम्पल देते हैं आप कि किस प्रकार से हमारा विश्वास समर्पण टूटता है तो हम दुखी होते हैं, तो यहाँ से दुख भी सिद्ध होता। और फिर यदि हम विश्वास समर्पण यूनिवर्सल फैक्ट के प्रति करें जो कभी नहीं बदलने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कभी नहीं बदलने वाली चीज है, यदि उन चीजों पर यदि हम विश्वास और समर्पण करेंगे तो हम हमेशा सुखी होंगे। और हमें दृष्टिकोण भी किस प्रकार का करना है, जब को जो कभी नहीं बदलने वाली चीजें हैं उन पर हमें फोकस करना है, उनकी तरफ से हमें देखना है। हमारी जो मेंटेलिटी है वो कैसी बनानी है, जो कभी नहीं बदलने वाली चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग बनानी है।
यदि हम बदलने वाली चीजों पर अपनी मेंटलिटी सेट करते हैं, तो हमने मेंटलिटी सेट करी, वो चीज बदल जाएगी, अब बदल जाएगी वो चीज चली जाएगी, तो आप हमेशा दुखी होगे। पर कभी नहीं बदलने वाली चीजों पर यदि आप विश्वास करोगे, आप कभी दुखी नहीं होगे। ठीक है ना। इसके लिए आप घर का भी एग्जांपल दे सकते हो कि आपको किराए के घर में रहना पसंद है कि स्थायी घर में रहना पसंद है। अभी यहां पर आप कई सारे एग्जांपल सेट कर सकते हो। ठीक है ना। ये है यूनिवर्सल फैक्ट को लेकर कि नहीं समझने से दुखी कैसे होंगे और समझ जाएंगे तो सुखी कैसे होंगे। समझ जाएंगे मतलब विश्वास और समर्पण में कहां करना है, जो कभी नहीं बदलने वाली चीज है, और कभी नहीं बदलने वाला ये यूनिवर्सल फैक्ट, क्योंकि सूरज पूरब दिशा से होता है, कभी नहीं बदल सकता। ठीक है ना। अग्नि गर्म होती है, ये कभी नहीं बदल सकता। अब इसके लिए आप नए नए एग्जाम्पल सेट करो, और बदलने वाली चीजों पर यदि विश्वास समर्पण करोगे, हमेशा दुखी होगे। और अभी तक हम कर क्या रहे हैं, यही कर रहे हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। ठीक है ना। तो अब हम यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में समझेंगे कि क्या आखिर फैक्ट है, क्योंकि अभी तो हमें चश्मे हमने पहने हुए अलग अलग जाति के, तो वो चीज दिखाई देती है जो फैक्ट ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये उनको भी हम समझेंगे आगे, तो धीरे धीरे क्लास में आप आइए और इस प्रकार से वो आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। तो यूनिवर्सल फैक्ट की चर्चा आपको इस प्रकार से लेंगे। प्रोसेस के रूप में आप सबसे पहले लेंगे दृष्टिकोण, और दृष्टिकोण किस अकॉर्डिंग होना चाहिए, कभी नहीं बदलने वाली चीज, और वो क्या है, वो है यूनिवर्सल फैक्ट। ऐसे आप आओगे यूनिवर्सल फैक्ट पर। ठीक है। क्योंकि इसको समझने से और इसके अकॉर्डिंग दृष्टिकोण करने से आप सुखी होगे। ये मूल बात है, जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है इस पूरी क्लास का। ठीक है। और बाकी सारी चर्चाएं वो आप कर ही रहे हो, वो बहुत बढ़िया से करी हैं आपने। ठीक है ना। बस मेन पॉइंट जो था यहाँ पर था, ये सबके इसमें आना चाहिए। ठीक है। आलोक जी बताओ क्या समझना है। वो वाला जय जिनेंद्र वाला कौन नहीं लेना, कौन सा स्टार्ट में जय जिनेंद्र के हाँ, बारे में अब जय जिनेंद्र उद्देश्य के बारे में बता दूं मैं। हाँ। जय जिनेंद्र वाला पॉइंट हम उस कंडीशन में लेंगे जब थोड़ी समाज मतलब लोगों को देख के वो चीज ली जाएगी। यदि मान लो हम जय जिनेंद्र से चालू कर रहे हैं और हमें लग रहा है लोग बहुत मतलब इंटरेस्ट से बैठ रहे हैं, तो हम नॉर्मली चालू करने के लिए यदि हमें कुछ भी मतलब उस समय में कुछ वैसी चीज नहीं लग रही है, तो हम नॉर्मली ये चीज चालू कर सकते हैं कि अभी हमने क्लास में जय जिनेंद्र बोला, आप जानते हैं जय जिनेंद्र क्यों बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होते, इंटरेस्टिंग लोग होते हैं जिनको अलग अलग चीजें जानने का शौक होता है और इंटरेक्ट भी करना मुझे। हाँ, और इंटरेक्ट भी करना है, तब हम ये चीज पूछ सकते हैं। ले सकते हैं ना। हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि उसमें नई वीडियो पे आपने छोड़ दिया है। हाँ, वो कंपलसरी नहीं है पर ले सकते हैं। नहीं तो उसमें ऑप्शन डाल के उस चीज को अंदर इंक्लूड कर दो, क्योंकि फिर क्या होता है कि भाई डाला नहीं पढ़ाना है। नहीं, ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये क्योंकि मैं कई बार ये चीज बोल जय चुका हूं। छोड़ दिया है, तो उसमें आप ऑब्लिक बाकी जय ले भी सकते हो, नहीं भी सकते, ऐसा ये मतलब जो चीज वहां लिखी है ना, जरूरी नहीं है आप पूरा का पूरा वैसा का वैसा लो। कभी कभी क्या हो जाता है ना भाई, होने का क्या हो, तो आपने कहा कि ऐसा ही करना है, तो मेंटलिटी क्या रहेगी कि भाई नहीं वो तो वहां ऐसा ही कहा, नहीं कहा तो वो आपने गलत ठहराओगे। उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं कि दोनों इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड नू नहीं बोलते। तो उन बच्चों से जय जिनेंद्र बोलते हैं। वो निकाल सकते हैं ना, लेना चाहिए, मेहनत करें। और वो शुरुआत में बिल्कुल अच्छा भी लगता है, अच्छा लगता और है। आप जय जिनेंद्र की तह में घुस जाओगे, भैया जिनेंद्र भगवान ऐसे होते हैं, वो नहीं ज्यादा नहीं, नॉर्मल में वहां पर हमें जो पॉइंट निकालना है ना, इतना सा पॉइंट निकाला है जय जिनेंद्र क्यों बोलते हैं। सब 2-3 जने ने बोला कि हम इसलिए बोलते हैं, ऐसे ही चला आ रहा है कि नहीं, किससे भी लक्ष्य को वहां लक्ष्य निकालना है। मैं लक्ष्य केवल और केवल मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 मिनट। हाँ कि भाई जिनेंद्र भगवान ने कि इस लक्ष्य से है ना, आपका लक्ष्य क्या है, कि सुखी होना। इस संसार में भी सबसे ज्यादा कोई सुखी है ना, वो है, तो उससे निकल सकता है। इसलिए हम वहां उनको पूज रहे हैं। वो पूरा हो सकता है। और उद्देश्य पर भी ज्यादा, लक्ष्य और उद्देश्य इन पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। उद्देश्य, लक्ष्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में, वो लक्ष्य बोले उद्देश्य बोले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। हमें तो इतनी चीज चाहिए कि भैया आप जो भी काम करते हो क्यों करते हो।
लक्ष्य वही उद्देश्य आपका के बाद लक्ष्य। शब्द भी ना बोले तो भी चल जाएगा। नहीं, बहुत फर्क है। परमानेंट नहीं, अच्छा है, लक्ष्य उद्देश्य का काफी इन्हें उसमें भी सर्च करें गूगल पे, दोनों का अंतराल भी काफी अच्छा है। ये पढ़ाया मैंने इसलिए था ताकि अपन सबको समझ में आ जाए। कहीं समझाना हो तो आप समझा भी सकते हो, पर बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि मैटर वो नहीं है अपना। नहीं, मैटर नहीं, मैंने वहाँ भाषपड़ा में भी लिया था हाँ। लक्ष्य उद्देश्य के माध्यम से, तो लोगों को काफी इसको इंटरेस्ट बना। हाँ। वो उद्देश्य अलग होता है क्या, लक्ष्य अलग होता है क्या, तो उन्होंने अपने शास्त्री विद्वानों ने उसमें खोजा, तो बोले कि हाँ दोनों चीजें अलग है। हाँ। तो काफी अच्छी चीज उनको मिली वहाँ। नहीं, वो चीज अच्छी है। इसमें चीजें लक्ष्य का अपने माध्यम से आ सकता है, और उद्देश्य ये लक्ष्य प्राप्त उद्देश्य जो हो रहे हैं ना, इसको इस रूप में ले सकते हो आप उद्देश्यों को, कि आपने लक्ष्य सेट किया सुख। पहले हमें लक्ष्य सेट करवाना है कि आपने जो भी करते हो आपका लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य क्यों को लेके आ जाओगे आप, क्यों पूछते जाओ, लक्ष्य जाएगा आपका सुख। अब इसके लिए आप क्या क्या करते हो, आपका उद्देश्य क्या हाँ, है। बस वो उसमें पूरा विषय निकल के चालू कक्षा चालू वहीं होती उद्देश्य है। में आपके वो लौकिक वाले हाँ, और धार्मिक वाले दोनों ही उद्देश्य आपके। पूरी कक्षा चालू वहीं से होती है। हाँ, इसलिए ठीक है मैं ना। तो वो एक नॉर्मल अंतर आप बता सकते हो, बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल आधे मिनट में। ये लक्ष्य आपका एक्चुअल गोल है, परमानेंसी है, और उद्देश्य तो बीच बीच के आपके वो है। ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है, और आप उसके लिए क्या क्या करते हो, वो सब उद्देश्य हो जाएंगे। लक्ष्य अब उसके प्राप्ति लिए आप के लिए क्या 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 करते क्या हो, उद्देश्य करते हो, तो वहां से कक्षा चालू हो सकती है दोनों। ठीक है ना। तो आप क्या क्या करते हो, तो पहले लौकिक चीजें हम पूछेंगे और फिर हम धार्मिक चीजें पूछेंगे। तो इस प्रकार से पूरा क्लास का आपका सेटअप रहेगा। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए। जैजनेन से आप शुरुआत कर सकते हो यदि आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। पासपोर्ट लगाता हूँ। उसके बाद लक्ष्य से आपको आना है सुख पे, सुख से आना है आपको सामग्री और प्रोसेस पे, प्रोसेस से आपको जाना है दृष्टिकोण पे, और दृष्टिकोण जाना है कभी नहीं बदलने वाली चीज जो कि यूनिवर्सल फैक्ट, उससे कैसे सुखी होंगे, वहां से पूरी आपकी क्लास होगी। सुखाभास इसमें आ जाएगा। हाँ, वो सुख सुखावास दुख, वो तीनों चीजें वहीं मिलेंगी तीसरे पॉइंट में। ठीक है। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। और ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। एक, जब परमानेंट सुख मिलेगा, एक तो जो यूनिवर्सल फैक्ट है और परमानेंट सुख है, ठीक है ना, वो सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक होता है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज जो मतलब इसमें आया था निखिल जी के में, कि आप क्या अच्छा बनाते हैं, सामग्री में हम निकलवा रहे हैं ना, तो वहां पर ये चीज पूछ सकते हैं। और सामग्री और प्रोसेस में हमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। प्रोसेस मतलब प्रोसेस में आप क्या क्या करते हो, मतलब उन चीजों में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं, क्योंकि हमें मेन डिस्कशन यहाँ करना है, नहीं बदलने वाली चीजों, बदलने वाली चीज में यूनिवर्सल फैक्ट जो हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमें कई सारे उदाहरण भी देने हैं, और उनको ये चीज बतानी है कि हाँ, हम हमारा विश्वास और समर्पण कैसे हमारा खराब जा रहा है, कैसे हम तुरंत बदलने वाली चीजों पर विश्वास करते हैं तो हम बेकार हो जाते, मतलब दुखी होते हैं। पर परमानेंसी चीजों पर यदि विश्वास करेंगे तो हमेशा सुखी होंगे। प्रकृति को हम समझेंगे, हमेशा सुखी होंगे। सामान्य सुख, लौकिक सुख में भी शांति के लिए दोनों काम आ जाएंगे। हाँ, परमानेंसी को बाहर में भी सुख मानेंगे ना, यानी बाहर में शांति के लिए, लौकिक शांति के लिए भी फायदा है। हाँ। बाहर लौकिक तो मिलेगा, पर लौकिक शांति के लिए फायदा, ये दोनों निकल के आ जाएंगे। अपन बात करते हैं ना दोनों आ भाई, जाएंगे। एक व्यापारी की कीमत का ऐसे उसकी जबान से, ठीक है ना, वो अपनी सबसे ज्यादा वैल्यू मार्केट में जबान की होती है। यदि कोई व्यक्ति जबान से फिसलता है उसकी वैल्यू नहीं होती है, और जो जबान पर बना रहता है ना उसकी लाखों की इनकम होती है, उसके मतलब धंधे में कभी मंदी नहीं आती उसकी। मैंने ये तो बोला था इसमें कि सामग्री पे आपको बोलने का तरीका सही नहीं है, इसलिए व्यापार नहीं चल रहा है। दोनों चीजें वायदा बाजार चलता है ना, करोड़ों का बिजनेस चलता है। हाँ, ऐसा चलता है। तो ये चीज हम यहाँ ला सकते हैं, नहीं बदलने और बदलने वाली चीज पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लास की मतलब ये कहो जान है, ये इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है। तो और ये परमानेंट सुख के लिए परमानेंट कार्य, तो ये सब आप जोड़ लेना। और विश्वास समर्पण वाली बात, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल फैक्ट में आपको लेनी है दृष्टिकोण के उसमें। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप जोड़ लीजिएगा। बाकी सब चीजें बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी तरीके से कराया आपने, तो बढ़िया था सब। ठीक है, चलो ठीक है, चलो, घंटी बज रही है।